नमस्कार दोस्तों, 12 सितंबर से आपके सीजीएल पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले सभी को बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से तैयारी आपकी चली रही है तो आप अपनी तैयारी से ज़्यादा छेड़खानी अब नहीं करें। नई नई चीज़ें पढ़ने का ट्राई नहीं करें। जो आपकी प्रिपेयरिंग अब तक हो चुकी है उनकी के रिवीजन पे ही अपन ध्यान दें। और जीके को लेके जो फोबिया बना हुआ था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको क्लियर कर चुका था कि हम जो स्टेटमेंट बना के आपको दे रहे हैं पेपर्स में उन्हीं तरीके से आपसे पेपर पूछे जाएंगे और क्वेश्चन उसी में ऐसे ही डाले गए। तो लास्ट जो मैंने पेपर सोल्यूशन करवाया था जिस स्टेटमेंट के थ्रू, उसी स्टेटमेंट के अनुसार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करें और मॉक टेस्ट को पूरा देखें। देखिए, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से जो 69 है मॉक टेस्ट लगा है उसके बारे में बात करेंगे अपन लोग। तो आ जाइए। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ठीक, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होते हैं बच्चों, यानी कि जो समर ओलंपिक होते हैं उनकी शुरुआत काफ़ी पहले होती है। कहते हैं कि 776 ईसा पूर्व होती है। मॉडर्न ओलंपिक जो होते हैं वो 1896 में होते हैं। तो उसके बाद कंटिन्यू ओलंपिक होते चले आ रहे हैं। हाल ही में पेरिस में 2024 में ओलंपिक संपन्न हुए थे। अब ये पूछा जा रहा है कि 2028 में ये संपन्न कहाँ पे होंगे। तो मैं आपको होस्टिंग कंट्रियों के नाम बता देता हूँ, होस्टिंग कंट्री कौन कौन सी हैं। तो ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पर कैसे। देखो होस्ट, मैं इसका इतिहास ही आपको बता देता हूँ ओलंपिक का। ओलंपिक के इतिहास के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओलंपिक का इतिहास हमें क्या सिखाता है ओलंपिक, ठीक है। वीडियो पूरा देखना है आपको, बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें मैं यहाँ से बताने वाला हूँ बच्चों। और जीके का रामबाड़ क्लास आने वाली है और नेपाल में अभी जो चल रहा है उसके बारे में मैं आपको बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जो हिस्टोरिकल चीज़ें होंगी वहाँ पे कैसे। आइए देखो, ओलंपिक की पहले बात करें तो ओलंपिक की जो शुरुआत होती है 776 ईसा पूर्व होती है। ईसा पूर्व होती है और ये कहाँ पर होती है? यूनान में होती है बालकों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। कहाँ पे शुरुआत होती है? यूनान में होती है पहली चीज़। तो अभी जो आधुनिक ओलंपिक जिन्हें हम कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं बालकों हम लोग? आधुनिक ओलंपिक। आधुनिक ओलंपिक जिसे हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न ओलंपिक। मॉडर्न ओलंपिक जिसको हम बोल रहे होते हैं, मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत जो होती है वो 1896 में होती है। कहाँ पे होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एथेंस ग्रीस में होती है बच्चों। कहाँ पे होती है? एथेंस ग्रीस में होती है। अब उसके अलावा ये 4 साल में ओलंपिक होते हैं। कितने साल में होते हैं? 4, यानी कि 4 वर्ष में ओलंपिक होते हैं। तो 4 वर्ष बाद हुए होंगे ओलंपिक। फिर ये बात आपको समझ आ रही है कि 4 साल बाद हुए होंगे। तो कब हुए होंगे? सेकेंड ओलंपिक 19 में हुए होंगे, ठीक है। ये जो हुए थे वो पेरिस फ्रांस में हुए थे बच्चों। कहाँ पर हुए थे? पेरिस फ्रांस में हुए थे। तो अपन सारी चीज़ों को तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से बता देता हूँ सभी बच्चों के लिए किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैं अगर 2020 की आपसे बात करता हूँ तो ये टोक्यो में हुए थे। टोक्यो जापान में हुए थे बच्चों। कब हुए थे? कहाँ हुए थे? जापान में हुए थे। 2020 में होते। लेकिन कंडक्ट जो किए जाते हैं ये कब कंडक्ट किए जाते हैं? ये 2021 में किए जाते हैं। किस कारण से? कोरोना पैंडेमिक के कारण से। कोरोना पैंडेमिक के कारण ये ऐसा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 2024 के अंदर हम लोग चलते हैं। तो जो 2024 में जो होता है, 2024 में क्या कहानी होती है वो याद रखिएगा। ये अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं पेरिस के अंदर। पेरिस यानी कि फ्रांस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट 2028 के अंदर। यही हमसे पूछा गया है। 2028 ही पूछा गया, आई थिंक मेरा मानना है। हाँ, 2028 ही पूछा गया है। तो 2028 में है LA यानी कि लॉस एंजलिस। एंजलिस, ठीक है। ये बात यहाँ से आप लोग ध्यान रखना। लॉस एंजलिस जो पड़ता है वो USA में बच्चों। कहाँ पे है? USA में। अभी होस्टिंग कंट्री 2032 भी बता दी गई है। तो 2032 में जो होंगे वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ब्रिस्बेन, वॉइस क्लियर है ना? वो वॉइस क्लियर कर लेते हैं। हाँ, वॉइस क्लियर है, ठीक है। आइए, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ये होस्टिंग कंट्री जो है अभी तक क्लियर की जा चुकी हैं। हमारे एग्जाम में जो पूछा गया है, जो अभी आपके मॉक टेस्ट में जो पूछा गया है वो 2028 के बारे में पूछा गया है। बात मुद्दे की आती है कि भारत ने आज तक होस्ट किया है, तो मैं आंसर दूंगा नहीं किया है। अभी 2036 के लिए भारत ने बिडिंग की है, जिसमें शहर जो रिकमेंड किया गया वो गुजरात का शहर है अहमदाबाद। अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम वो रिकमेंड किया गया है। हमारे भारत देश ने आज तक ओलंपिक संपन्न ना करने के पीछे बहुत सारे कारण है। एक करप्शन है, गवर्नेंस प्रॉब्लम है। तीसरा, उन चीज़ों की व्यवस्थाएं अरेंजमेंट करना। भारत को 2010 में कॉमनवेल्थ गेम करने का, होस्ट करने का एक मौका मिला था, उसमें भी उन्होंने प्रॉब्लम कर दी। और जो
रहने से लेकर खिलाड़ियों के अरेंजमेंट को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। इसको मद्देनज़र रखते हुए जो इंटरनेशनल फेडरेशन है इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। लेकिन भारतीय लोग, दूसरा कारण भी रहता है करप्शन का बहुत बड़े लेवल पे होना। और जैसे कि मैं बात करूं, ओलंपिक में 206 कंट्री पार्टिसिपेट करती है, उनके लिए अरबों खरबों रुपए खर्च होता है। उसको मद्देनज़र रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का ध्यान रखना, गवर्नेंस सिस्टम का काम करना और बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं जो देश को निगरानी रखनी पड़ती है। लेकिन हमारे भारत देश को वो चीज़ें, बाहर के लोग या इंटरनेशनल जो कमेटीज हैं वो ये नहीं सोचती हैं कि भारत कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसके पीछे करप्शन, बहुत सारे रीजन एक एक करके दे दिए जाते हैं। ठीक है, अब मुद्दे पे आते हैं नेक्स्ट। सर 2036 के लिए भारत का कौन सा शहर रिकमेंड किया गया है? तो 2036 के लिए भारत का जो शहर जो रिकमेंड किया गया है बच्चों, वो कौन सा किया गया है? तो वो किया गया है अहमदाबाद, गुजरात। फाइनल नहीं है, मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, ये फाइनल नहीं है। ये मत सोचिए मास्टर ने करा दिया है, नहीं, बिल्कुल सर ने ऐसा लिखवाया था, नहीं। मैं ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ बिडिंग के तौर पे भारत का जो शहर रिकमेंड किया गया है, क्लियर बता रहा हूँ मैं, अहमदाबाद। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अहमदाबाद किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में। ये ओलंपिक की कहानी है बच्चों। ठीक है, हमसे जो होस्टिंग कंट्रियों के बारे में पूछा गया तो हमारा आंसर जो होगा ग्रीष्मकालीन लॉस एंजलिस। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। न्यूयॉर्क ये यूएसए की सिटी है और पेरिस कहाँ की है? फ्रांस। अभी हमने हाल ही में आपसे यहाँ से डिस्कस किया था। ठीक है, 2024 के जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था बच्चों? पेरिस में। लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? लॉस एंजलिस। ठीक है, आइए इसके शॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, मैं साइड में हो जाता हूँ। चलिए भाई आगे चलते हैं। लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाए जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना? मतलब लिविंग रूट का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इसको बात को ऐसे समझिए आप, जैसे मैंने कहा ये पेड़ है बच्चों। ठीक है, ये मैंने कहा, क्या कहा आपसे? ये पेड़ है, ये पेड़ मैंने आपको बना दिए हैं। ठीक है, अब पेड़ जो ये मेनली जो पेड़ मैं बताऊंगा, इनकी जो जड़ें होती है ना एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हो जाती है। ये तो बहुत मैंने ऊंचा कर दिया, यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाती हैं ऐसे करके, तो ऐसे करके ब्रिज बना लेती है, यानी पुल बना लेती है। जीते जागते पुल है बच्चों, ये क्या है? जीते जागते पुल है। आर्टिफिशियल नेचुरल पुल बनते हैं कि मतलब कि इनके पीछे बीच में से यूँ सपोज करो कि नदी जा रही थी ऐसे करके, तो दो पेड़ों ने आपस में ही एक पुल का जनरेशन बना लिया, पुल बना लिया। तो इस टाइप के जो पेड़ पौधे मिलते हैं वो मेनली मेघालय में पड़ते हैं। कहाँ में मिलते हैं बच्चों? ये मेघालय में मिलते हैं। और यही हमसे पूछा गया है स्टेट का नाम। मेघालय में एक जगह है, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको शायद पता या नहीं पता, चेरापूंजी। चेरापूंजी वह जगह है जहाँ पर कभी बारिश हुआ करती थी सर्वाधिक। अभी गांव है एक मानसी राम। विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है यहाँ पे, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, वो मेघालय में ही है। ठीक है, जिन पहाड़ियों का नाम जहाँ आपसे जो जिक्र किया जाता वो है मानसीराव, जो जिस जगह पे, और पहाड़ियों का जिक्र जो किया जाता वो है गारो, खासी, जैंतिया। पहाड़ी कौन कौन सी हैं? पहाड़ी कौन सी हैं बच्चों? गारो, खासी और जैंतिया, तीन मुख्य तौर पर ये पहाड़ियाँ हैं। और ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? ये मेघालय के अंदर मिलती हैं। दो पेड़ों को जो जोड़ रहा होता है वो जीवित पुल है। ये कौन से पुल है बच्चों? जीवित पुल है, लिविंग ब्रिज। बात समझ में आई कि नहीं है? इतनी सी लिविंग ब्रिज इन्हें कहा जाता है। देखिए वॉइस क्लियर है? ठीक है, तो कौन से राज्य में है? ये असम में है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? असम हो जाएगा, सॉरी मेघालय में है। ठीक है ना, असम। असम की कैपिटल क्या है सर? आपको ये बता के देना है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? और हिमाचल की। और हिमाचल के बारे में एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, मिजोरम के बाद ये पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। भारत का सेकंड पूर्ण साक्षर राज्य का जो दर्जा मिला है, पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा, पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा किसको मिला है? हिमाचल को। इससे पहले किसको मिला था? नंबर 1 मिजोरम। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमें कौन सा करना है? केरल सबसे ज़्यादा लिटरेसी में। हाँ, हमें जो आंसर करके आना है, जो अभी बच्चे देख रहे हैं सीजीएल वाले, उनको ध्यान रखना 2011 का डाटा करके आना है। हम तो सीजीएल की प्रिपेयरिंग में केरला ही करेंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। पूर्ण साक्षर में नहीं, सबसे ज़्यादा लिटरेसी में हम किसका नाम लेंगे? तो केरल का नाम लेंगे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग प्रकाश मिनट कितनी है? तो हमसे पूछा गया है कि जैसे आपसे इस बात को ऐसे समझते हैं, जैसे मैंने कहा ये सूर्य है बच्चों, ये क्या है? सूर्य है।
और एक तरफ है ये पृथ्वी। तो यहाँ से जो सूर्य की किरण आ रही होती है वो कितना समय लेती है, जैसे मैंने कहा ये सन है और ये क्या है बच्चों, अर्थ है। तो ये कितना समय ले रही होती है, तो ये जो समय लेती है वो लेती है 8.3 मिनट। बात समझ में आई कि नहीं है? देख ठीक है, एक यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट भी मैं बताता हूँ कि आपने एक 108 का कॉन्सेप्ट देखा होगा, जैसे एक श्री श्री 108 वाला, श्री श्री 108। तो इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 108, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या है 108 के पीछे मीनिंग? तो मीनिंग ये कहता है बच्चों यहाँ पर कि जो पृथ्वी का व्यास है, पृथ्वी के व्यास से सूर्य का व्यास 108 गुना है। कितना गुना है? 108। तो अपने वालों को नॉलेज बहुत पहले मिल चुकी थी, ठीक है ना, 108 गुना है। दूसरी बात, हमारे नक्षत्र कितने हैं? 4। पैर कितने हैं? 4, सॉरी नक्षत्र हैं 27, पहर कितने हैं इसके? 4। तो टोटल जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 108। तो 108 का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आता है। और हमसे जो पूछा गया सूर्य से प्रकाश मिनट में दूरी कितनी है, ये है, ठीक है। पृथ्वी के जो समान या ट्विन ग्रह जो कहा जाता है वो शुक्र को कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, यानी कि वीनस को। तो ये हमारा एप्रोक्सीमेशन आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। क्लियर है आपको? फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम का गठन करता है? पहले भारत का जो राज्य था यानी कि सिक्किम, वो पूर्णतः भारत का राज्य या पूर्ण राज्य का दर्जा उसे मिला हुआ नहीं था 1975 से पहले। तो मैंने एक डेट का जिक्र किया आपसे, 1975। यहाँ पे यानी कि हम सिक्किम की बात कर रहे हैं, सिक्किम। तो सिक्किम का यहाँ पे जिक्र नहीं था पूर्ण राज्य के रूप में, 1975 से पहले। 1975 में 36 अमेंडमेंट होता है। कौन सा अमेंडमेंट होता है? जिस आंसर में दे रखा होगा ये रानी, ठीक है। 36 नंबर का अमेंडमेंट होता है, अमेंड होता है। अमेंड्स में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है किसको? सिक्किम को। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। अब सिक्किम की इससे पहले कहानी क्या थी, सिक्किम इससे पहले था क्या, उसके बारे में बात करते हैं। सिक्किम में चोंग्याल राजवंश था भैया। कौन सा राजवंश था? चोंग्याल राजा। ये क्या बफर स्टेट है? ये क्या बच्चों? बफर स्टेट है भारत और चीन के मध्य, या भारत और तिब्बत के मध्य। भारत और तिब्बत के मध्य क्या है? अपना सिक्किम पड़ता है। सिक्किम में जिस राजवंश जो हुआ करता था वो राजवंश कौन सा था? वो था, सिक्किम का राजवंश कौन सा था भैया? सिक्किम जो राजवंश था वो था चोंग्याल। तो सबसे पहले सिक्किम में राजशाही समाप्त की जाती है। क्या समाप्त की जाती है? राजशाही समाप्त करने के बाद यहाँ डेमोक्रेसी लाई जाती है। क्या लगाई जाती है यहाँ पर? डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र व्यवस्था लाई जाती है। फिर उसको बाद में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा, 36वां संशोधन होता है, पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में मिलता है, 19 और कौन सा अमेंडमेंट होता है संविधान में? तो ये होता है 36वां संशोधन बच्चों होता है। तो ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। 22वां राज्य बनता है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, ठीक है। और एक और मैं बात बता दूँ, इसका जनमत संग्रह होता है भारत में और अदर कंट्री में जाने के लिए। यहाँ के सिक्किम के जो लोग हैं 97% वोटिंग भारत के पक्ष में करते हैं। यहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाता है, ये भी बहुत गजब की बात है। ऐसे मत सोचना कि बाकी स्टेटों का भी कराया गया था, सिक्किम का भी जनमत संग्रह कराया जाता है। तो जनमत संग्रह कराया जाता है, तो जनमत संग्रह में जो वोटिंग आती है वो 97% आती है भारत की तरफ, भारत की तरफ। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा पूर्ण राज्य बनाने से पहले आज़ादी के समय जो सिक्किम में राजवंश होता है तो वो कौन सा राजवंश था? चोंग्याल, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन था? 36वां। और राज्य कौन सा बनता है? ये 22वां। राज्य कौन सा था? 22वां। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से याद रखनी है सिक्किम के बारे में, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। स्क्रीन को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? किस मतलब शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है विंडो लॉक करने के लिए तो विंडोज +L का। ये देख लीजिए भैया, 30 में आ जाएगा हमारा डी आंसर। चलिए आगे चलते हैं।
जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग बहने पर बल लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? इन्हें मिनांडर्स या विसर्प कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है और एसएससी ने बहुत बार क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। निम्नलिखित में से कौन एनिमेलिया के अंतर्गत प्लेटो हेल्मिन्थस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? तो पहले ये समझते हैं कि होता क्या है। ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये वाले जिसे बोलते हैं प्लेटो हेल्मिन्थस, ये चपटा आकार के होते हैं बच्चों। कैसे आकार के होते हैं? चपटा आकार के होते हैं। बात समझ लीजिएगा आप, कैसे आकार के होते हैं? तो ये चपटा आकार के होते हैं। ये जनन करने की क्षमता खुद ही रखते हैं, जनन करने की क्षमता रखते हैं। मतलब कि ये मैं आपको बता दूं कि मादा और नर का कार्य एक ही जीव में हो जाता है, ठीक है। नर और मादा एक ही में होते हैं, ये नर मादा दोनों ही एक में होते हैं, ठीक है। अब ये पूछा है इनमें से कौन सा टाइप है, या देखो कैसे टैप वॉर्म कहा गया है, लीच कहा गया है, सिकोन कहा गया है, बुचरेचिए कहा गया है। तो यह है फीता कृमि यानी कि टैप वॉर्म। कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ से? टैप वॉर्म बच्चों, यहाँ से आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेशन या नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैंने बताया कि चपटा कीड़ा होता है, पुनर्जनन करने की भी क्षमता होती है, ठीक है ना। आइए, गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? गरबा नृत्य के बारे में बात करते हैं। आइए, यानी कि फोक डांस, जैसे मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर नृत्य की बात आई है तो नृत्य के बारे में दो चीज जान लीजिए। डांस का जो उल्लेख हमें मिलता है वो मिलता है नाट्य शास्त्र में। कहाँ मिलता है बालकों? नाट्य शास्त्र में हमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। नाट्य शास्त्र लिखने वाले व्यक्ति क्या नाम है? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र किसने लिखा था बच्चों? भरत मुनि ने ये लिखा था। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और नृत्य जो है, डांस जो है, दो प्रकार का हमें देखने को मिलता है। एक तो है क्लासिकल डांस, एक कौन सा है? क्लासिकल डांस। एक कौन सा है बच्चों? फोक डांस। क्लासिकल डांस को क्या बोलते हैं? शास्त्रीय नृत्य। और इसको क्या बोलते हैं? लोक नृत्य। और मैंने क्लास में भी कभी या ऑनलाइन आपको लोक नृत्यों की संख्या नहीं बताई है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी के अनुसार क्लासिकल की मैंने कई बार आपको बताई है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार मैंने कई बार आपको बताई है, वह है 8। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार बच्चों कितनी है? 9। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हमसे जो पूछा गया है वो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक नृत्य जो गरबा है वो किस राज्य में किया जाता है। अब गरबा के बारे में बात करते हैं। आइए, तो गरबा जो है ये नवरात्रा के समय किया जाता है और गुजरात में किया जाता है। गरबा जो किया जाता है नवरात्रा के समय किया जाता है बच्चों। गरबा जो किया जाता है नवरात्रा के समय किया जाता है, नवरात्रा के समय किया जाता है, ठीक। कहाँ पर किया जाता है? तो ये गुजरात में किया जाता है। ये हमसे पूछा गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो नृत्य है कहाँ पे किया जा रहा है? गुजरात में किया जाता है। अब गुजरात की बात आई है। हाल ही में थोड़ी देर पहले जब मैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात कर रहा था तो गुजरात का एक शहर का नाम था अहमदाबाद। तो वहीं पे अपने जो है ओलंपिक संभावना है कि हो सकता है, ठीक है। ओनली मैं पॉसिबिलिटीज़ बात कर रहा हूँ। अगर इसकी कैपिटल की आपसे पूछ लिया जाए कि सर गुजरात की कैपिटल बताइए, तो गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल क्या है भैया? गांधीनगर। अब दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं। गुजरात की बात समझ में तो आती है, गांधीनगर हो गई, ये भी बात समझ में आती है। लेकिन जो गुजरात की जो स्थापना होती है वो होती है 1 मई 1960 को। इसी टाइम पर एक और राज्य का गठन हुआ था। उस राज्य का नाम क्या था? महाराष्ट्र। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, क्या था? महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र का भी गठन कब होता है? 1 मई 1960 को ही होता है। और इसकी जो कैपिटल है वो है मुंबई। बात समझ में आई कि नहीं आई? और मुंबई को क्या कहा जाता है ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो मुंबई को कहा जाता है 7 माउंटेन सिटी। 7 माउंटेन सिटी यानी कि 7 पर्वतों का शहर। 7 पर्वतों का शहर।
ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी डांस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे डांस की हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, तो क्लासिकल डांस, जैसे मैं अगर बात करूं गुजरात के, तो रास है एक जो डांस है वो क्या है, रास। एक बहुत फेमस है भवाई, ये गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर होता है। ये कहाँ पर होता है, गुजरात एंड राजस्थान बॉर्डर पर ये नृत्य होता है। ये बात आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। ये सारी कहानी आपको क्या रखनी है बच्चों, याद रखनी है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? हमसे यही पूछा गया है कि हमें तो बस भैया इतना बता दो कि गरबा होता कहाँ पे, तो होता है गुजरात में। पंजाब में जो फेमस है वो है गिद्दा, ठीक है। ये बात आप लोग, केरल में 2 क्लासिकल डांस होते हैं, एक तो है मोहिनी अट्टम और एक कौन सा है बच्चों, कथकली, ठीक है। हरियाणा में जो फाग फेमस है होली पर, क्या फेमस है हरियाणा में, होली पर क्या है, फाग फेमस है, बहुत आप यहां से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक और है खोइया, ये आप खोरिया भी बोल देते हैं कई लोग इसे, खोरिया। ये शादी के समय किया जाता है वैसे तो, खोरिया और खोइया एक ही नाम है, दोनों अलग अलग नाम से प्रोनाउंस कर लिए जाते हैं। में अंग्रेजों द्वारा अवध पर एक सहायक संधि प्रणाली थोप दी गई थी 1764, 1765, 1801। हमारे भारत देश के लिए तीनों डेटें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे 1764 में युद्ध होता है, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, और 1765 में जो संधि के बाद एक 1801 में संधि होती है, जिस संधि को हम जानते हैं अवध की सहायक संधि। जैसे मैंने 2 डेट में आपसे जिक्र कर रहा हूँ, 3 डेट हैं। कौन कौन सी वो डेट हैं एक एक करके अपन लिखते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे एक डेट है 1764। 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है। 1765 इलाहाबाद की संधि होती है बच्चों, इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। अब आता है 1801, जिसको अवध की संधि बोलते हैं, अवध की संधि। ये किस किस के मध्य होती है, ये बात आपको यहां से मैं बताता हूं। देखो, ये युद्ध जो होता है अंग्रेजों की नींव डाल देता है हमारे भारत देश के अंदर। उसके पश्चात जो क्या क्या हुआ हमारे देश में वो हम लोग सारे लोग जानते हैं, और किस तरीके से हुआ वो भी हम जानते हैं। लेकिन हमें अवध की संधि के बारे में बात करते हैं कि 1801 में एक संधि होती है अवध की संधि। ये अवध के नवाब और अंग्रेजों के मध्य होती है, अवध के नवाब और अंग्रेजों के मध्य होती है, अंग्रेजों के मध्य होती है, ठीक है। अब क्या होता है, अवध के नवाब और अंग्रेजों के मध्य होती है। अब अंग्रेज क्या दावा करते हैं कि हम आपको क्या देंगे, सुरक्षा देंगे। अंग्रेजों की शर्त पहली क्या थी, हम सुरक्षा देंगे, ठीक है, सुरक्षा देंगे, लेकिन जो पेमेंट होगा वो कौन करेगा, अवध के राजा करेंगे। अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है, कहां से सुरक्षा देंगे हम लोग, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा देंगे। बाहरी आक्रमण होता है तो उससे सुरक्षा देंगे अंग्रेज लोग, ठीक है। अंग्रेज लोग सुरक्षा देंगे, लेकिन पेमेंट कौन करेंगे, अवध के नवाब। अवध की जो राजधानी होती है, अब आपको समझ आ जाएगा, अवध की जो राजधानी है वो है लखनऊ, और लखनऊ को कहा जाता है सिटी ऑफ नवाब। इसकी राजधानी है अवध की राजधानी, यानी कैपिटल किसकी है, अवध की। बात समझ में आई कि नहीं? आपने सुना होगा ना अवधी लैंग्वेज, वो यही अवधी है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, अवध की संधि 1801 में अवध और अंग्रेजों के मध्य होती है। अंग्रेजों ने क्या कहा, सुरक्षा करेंगे जो बाहरी आक्रमण होंगे, और राजधानी कौन है, लखनऊ। ये यूपी की भी राजधानी है लखनऊ। यूपी की राजधानी क्या है बच्चों, वो भी है लखनऊ, ठीक है। अब इसे कहा जाता है सिटी ऑफ नवाब, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। बात समझ में, सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है। और जो ये सिटी है ये गोमती नदी के किनारे पर है। किस पर है बच्चों, रिवर अगर पूछ ली जाए तो गोमती नदी के। इतनी सी बात हमें यहाँ से याद रखनी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आ जाइए, अब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1801। यही तो हमसे पूछा जा रहा था।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था। इस पैटर्न पे ही आपके सीजीएल में क्वेश्चन आए। अब पैटर्न को समझ गए तो आंसर आप कर ही लेंगे, नहीं तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी। देखो कैसे, ये तो थोड़ा मैंने अलग टाइप का ले लिया, वो ये टाइप नहीं है, वो एक और टाइप आएगा जब मैं आपको बताऊंगा। मक्के के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। गर्मी के टाइम पे होता है मक्का, आपको पता हो तो उसको तापमान, जैसे अभी मक्का आप देख रहे होंगे, भुट्टा जिसको अपन बोलते हैं, बहुत सारी जगह मिल जाएगा। लोग ठेले पे इनको गर्म करके लोगों को सर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मक्के के लिए मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है, वर्षा अधिक धूप की आवश्यकता होती है, सही है पहला। पटसन जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसके लिए उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। दोनों ही सही है, तो ऑप्शन अपना बी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से बी सही हो जाएगा। मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच तंत्र निम्नलिखित में से किस मंत्रालय में आता है? तो ये विद्युत या पावर मंत्रालय में ये आता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, किस मंत्रालय में आता है? विद्युत या पावर मंत्रालय में ये आता है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, और आपसे पूछा जाए गवर्नर कौन थे तो अलग क्वेश्चन बनेगा, और आपसे पूछ लिया जाए गवर्नर जनरल, तो बंगाल में हम चलते हैं, ठीक है। आइए बंगाल। सबसे पहले मैं आपको गवर्नर के बारे में बताता हूँ। गवर्नर जो होते हैं वो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं बच्चों। कौन होते हैं? रॉबर्ट क्लाइव। हमसे पूछा गया गवर्नर जनरल, हमसे क्या पूछा? गवर्नर जनरल। तो क्या कौन थे? वॉरेन, वेटिंग्स नहीं है, हेस्टिंग्स है। इसको सही कर लेना बच्चों, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बात आप लोग यहाँ से, फौजदारी और दीवानी मामले इन्हीं के, फौजदारी और दीवानी, ठीक है, इन्हीं के टाइम पे प्रारंभ होती है। फौजदार और दीवानी, ये बात आप लोगों को यहाँ से पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। मराठा एंग्लो वार जो होता है इन्हीं के टाइम पर होता है, मराठा एंग्लो वार, ठीक है। मैसूर एंग्लो वार, फर्स्ट की बात कर रहे हैं अपन। मैसूर एंग्लो वार भी इसी के समय होता है, किसके? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। तो यही क्वेश्चन का हमारे का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हो? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बता दीजिएगा बस, मैं तो आगे चल दूंगा भाई, ठीक है। आंग्ल मराठा या आंग्ल मैसूर युद्ध जो होते हैं, और बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं बालकों। गंगा दशहरा हर ज्येष्ठ माह के, अगर ये मैं क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहा हूँ, अगर ये बंदा कोई गलत कर जाता है तो भैया बहुत वो प्रॉब्लम में है। मैं आपको बता दूं कि वो ये क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसका क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है। कैसे? ये क्वेश्चन, गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के दिन को होता है। दशहरा तो 10वीं को होगा, तो आंसर देख लो, ये लीजिए। इसमें कुछ करना ही नहीं था। जैसे ऐसे क्वेश्चन जब हम फेस्टिवल्स में पढ़ते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कहाँ पढ़ते हैं? फेस्टिवल्स में मैं आपको पढ़ाता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि सनातन मंथ में आपको बच्चों याद रखने हैं, सनातन मंथ, सनातन महीने, ठीक है। सनातन महीने कौन कौन से वो मैं आपको बताता हूँ। पहला महीना होता है चैत्र, ठीक है। फिर कौन सा आता है बच्चों? वैशाख। फिर उसके बाद में आपको पढ़ाता हूँ ज्येष्ठ, ठीक है। फिर आषाढ़, आषाढ़ के बाद जो आता है वो आता है श्रावण, श्रावण के बाद जो आता है बच्चों भाद्रपद, भाद्रपद के आता है अश्विन, अश्विन के बाद आता है कार्तिक, कार्तिक के बाद आता है मार्गशीर्ष, फिर आता है पोष बड़े, राजस्थानी वालों को पता होगा पोष बड़ों का, पोष। फिर आता है उसके बाद माघ, और फिर कौन सा आता है? फाल्गुन। बात समझ में आई कि नहीं? पहला जो महीना है वो कौन सा है? चैत्र। 12वां महीना कौन सा है? फाल्गुन। ये बात समझ में? हर महीने के दो पहलू होते हैं, यानी दो पार्ट होते हैं, जिसको हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बोलते हैं। हर महीने के दो पार्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे चैत्र, चैत्र महीने के दो पार्ट चलने वाले हैं। एक को बोलते हैं हम कृष्ण पक्ष और एक को बोलते हैं हम लोग बच्चों शुक्ल पक्ष। एक को बोलते हैं कृष्ण पक्ष, एक को बोलते हैं शुक्ल पक्ष। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इसमें कृष्ण पक्ष में तो आती है अमावस्या,
अमावस्या। और शुक्ल पक्ष में क्या आता है बाल को? पूर्णिमा। हम जो न्यू ईयर मना रहे होते हैं हिंदू नववर्ष, वो चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा को मना रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहा कि कृष्ण पक्ष में नहीं मना के हम मनाते हैं शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की क्या बच्चों? प्रतिपदा। न्यू ईयर मनाते हैं। और मैंने कई बार आपको बताया भी, और न्यू ईयर हर भारत देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग है भाई। ठीक है, तो ऐसे करके हम मनाते हैं। ज्येष्ठ जो महीना होता है भारतवर्ष में सबसे गर्म महीना होता है। कौन सा महीना होता है? गर्म महीना होता है। और भाद्रपद जो होता है इसमें सर्वाधिक त्योहार आते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए हर महीने में त्योहार गजब गजब त्योहार आते हैं, एक से एक इंपॉर्टेंट त्योहार आता है। रक्षाबंधन आएगा तो रक्षाबंधन श्रावण में मनाएंगे हम लोग, ये लो मना। फिर उसके बाद दिवाली आएगी, फिर उसके बाद होली आएगी, ऐसे करके त्योहारों का देश कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ से दी है। ठीक है, आगे चल सकते हैं, आपकी इजाज़त हो तो। चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7th अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? देखो 7th जो अनुसूची है वो 3 सूचियों में डिवाइड करती है। कैसे? 7th अनुसूची के बारे में बात करते हैं। देखिए 7th अनुसूची ये क्या करती है? ये 3 सूचियों में डिवाइड करती है। एक तो है संघ सूची, जिसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। ठीक है, एक है राज्य सूची, जिसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। और एक है बच्चों राज्य से संघ सूची, संघ के नहीं, ये समवर्ती सूची, जिसे कनकरेंट बोलते हैं, कनकरेंट। इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट सर मतलब कि डिसीजन करती है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट करती है, और इसमें यूनियन जिसको बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको अपन बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट के दोनों के विषय होते हैं इसमें। और ये 7th अनुसूची में है। किस अनुसूची में? 7th। तो हमसे पूछा गया राज्य सूची में नहीं आता। हमसे क्या पूछा गया कि राज्य सूची में नहीं आता। इनमें भी विषय हमने डिसाइड कर रखे। इसमें क्या कर रखे? विषय डिसाइड कर रखे। जैसे इसमें 97 है, इसमें कितने? इसमें कितने? 66, और इसमें हैं 47। इतने कितने विषय हैं? 47। अब इसी से क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया वो देखिए आप, कि राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता। देखो निःशक्त और नियोजन के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सहायता आता है भैया, ये तो ठीक है। भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं से भिन्न यात्रा, ये भी आता है। खानों और तेल खेतों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन करना, ठीक है, ये नहीं आता भैया, ये नहीं आता है। ठीक है, तो शव और गाड़ना, कब्रिस्तान, शहादत, ये भी आता है। लेकिन हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये है, ठीक, यानी कि रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी एंड माइंस ऑफिसर फील्ड, ऑयल फील्ड, खेतों की बात हम कर रहे हैं। ये बात आप तेल खेतों में, ठीक है। तो हमारा आंसर ना तो ये है, ना ये है, ना ये है। तो आंसर हमें करना क्या है? सी आंसर यहाँ से कर देना। और आप मेरा मानना है यहाँ से समझ गए होंगे कि मैं किस पॉइंट को आपको समझाना चाह रहा हूँ। निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य क्या है? मतलब पंचवर्षीय जो 5 ईयर्स प्लान बनाए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, जो पहला जो प्लान बनाया गया था 1951 में बनाया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा। तो अब इसके उद्देश्य क्या रखे गए थे, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखते हैं क्या रखे गए थे। ठीक है, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, विकास, आत्मनिर्भरता। ये लो भैया, ये तो अपना जमेगा नहीं कि डायरेक्ट ही औद्योगिकीकरण तो था, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं आता। अर्बनाइजेशन जो होता है, जो नहीं आए थे। सामाजिक कल्याण, हाँ बिल्कुल सही। स्वावलंबन, समानता तथा औद्योगिक विकास, फिर गड़बड़ कर देता है। समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता, ये था भैया सी हमारा। ठीक है, ये तो हर एक 5 ईयर का प्लान बनाया गया था। इंडस्ट्री, ठीक है, अर्बनाइजेशन, ये अलग अलग तरीके से बुने जाते हैं। जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे बुने जाते हैं वो देखिए। जैसे पहला 5 ईयर प्लान जो बनता है, 5 ईयर प्लान, पहला 5 ईयर प्लान जो बनता है वो 1951 में बनता है। कब बनता है बच्चों? 1951 में बनता है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसमें जो टारगेट जो रखा जाता है वो रखा जाता है एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि को। किसको रखा जाता है बच्चों?
कृषि को रखा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। अब कृषि पर फोकस था, अब 1956 में आता है, तो इसमें सेकंड 5 ईयर जो प्लान होता है, इसमें फोकस किया जाता है इंडस्ट्री पर। किस पे फोकस किया जाता है? इंडस्ट्री यानी कि उद्योग पर। पहला जो फोकस किया गया था वो फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पर। बात समझ में आएगी। थर्ड जो आता है, थर्ड उसमें क्या कराया जाता है? एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री दोनों को मिला दिया जाता है, और ये असफल भी रहता है, ये रहता है असफल। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ऐसे करके हर 5 ईयर में कोई ना कोई प्लान गवर्नमेंट लेके चलती है। तो यहाँ से आंसर हो गया हमारा सी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे नहीं है? ये करना बच्चों, ये तरंगे नॉट लगा लेना, नहीं है। आर नॉट लॉन्गिट्यूड वेव, नॉट कर लेना इसमें, क्योंकि ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो इसमें नहीं है, पी भी है, एस भी और एल भी। कौन सी तरंग नहीं है? एन तरंगे नहीं है। अब अर्थक्वेक जो आते हैं यानी भूकंप, प्रशांत महासागर के जो किनारे पे जो प्लेट्स हैं, रिंग्स ऑफ फायर जिन्हें कहा जाता है, ये वहां पे आती है भूकंप। भूकंप यानी कि अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, ठीक है ना। अर्थक्वेक के बारे में सुनिएगा आप लोग सारे के सारे। अर्थक्वेक के बारे में हम क्या समझते हैं? अर्थक्वेक कैसे आता है, ठीक है। अर्थक्वेक कहाँ आता है? सॉरी, इसको ऐसे लिखते हैं, प्रशांत महासागर के किनारों पर। और कंट्री की बात की जाए तो जापान। इसमें 3 प्रकार की तरंगें चलती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? पी, एस और एल, ठीक है। पजामा, सलवार, लीग। मैं PSL की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, अपन कर रहे हैं। पी का मतलब है बच्चों प्राइमरी। पी का मतलब क्या है? प्राइमरी। एस का मतलब क्या है? सेकेंडरी। और एल का मतलब क्या है बच्चों? लव तरंगे। और सबसे ज़्यादा खतरनाक तरंगे लव तरंगे ही हैं। ध्यान में आई समझ में? तो लव से आप दूर ही रहिएगा, खतरनाक तरंगे हैं ये, सर्वाधिक खतरनाक तरंगे हैं, ठीक है ना। सबसे कम खतरनाक है प्राइमरी। सबसे कम खतरनाक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ती है? ठीक है, शहरों को जोड़ती है, तो कौन सी जोड़ती है? वो है हुसैन सागर झील, ठीक है। ये हुसैन ने बनवाई थी, और ये आर्टिफिशियल है, यानी कि आर्टिफिशियल लेक है ये। कृत्रिम लेक है बच्चों। कैसी लेक है? कृत्रिम झील है। बात समझ में आई कि नहीं? किन किन को जोड़ती है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। क्यों कहा जाता है कि इनकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो मिलती हैं, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद की। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन मिलती है, इसलिए कहा जाता है। पेरियार जो झील है वो केरल में है। पेरियार जो झील है वो कहाँ पे है बच्चों? केरल में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए, अब इन कथनों पे हमें विचार करना है। देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो A.O. ह्यूम थे। ये दोनों बातें सही हैं, यानी कि ए भी सही है, दूसरी सही। तीसरा क्या? WC बनर्जी पहले सत्र की अध्यक्षता की थी? नहीं। तो यहाँ से स्टेटमेंट हो जाएगा बी, कि कांग्रेस जो आज देख रहे हैं, जिसको राहुल गांधी हम देखते हैं, वो जिसका अभी प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं वो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो उसी की शुरुआत होती है 1885 में। A.O. ह्यूम इसके पहले अध्यक्ष होते। अब बात ये समझ में नहीं आती कि 1885 में जिसकी शुरुआत होती है, आज 2025 में गांधी फैमिली का वर्चस्व कैसे हो जाता है? क्योंकि मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, तो एक ही फैमिली के वर्चस्व के कारण ऐसा देखने को हमें मिलता है। कई लोगों का कहना है कि जैसे 1885 में जो कांग्रेस बनाई गई थी वो 1951 में वो कांग्रेस नहीं थी, बल्कि वो विचारधारा बदल चुकी है। पहले एक लोक दल था, आज वह एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी का दर्जा नाम ले चुकी है, उस दर्जे पर काम कर रही है। आइडियोलॉजी होती है जो वो बदल चुकी है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हमें बताए जाते हैं, लेकिन हमें कारण बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप ये बात ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के अनुसार ये आंसर हमारा बी सही है।
मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है? नहीं, ये था, ये हटा दिया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं? बिल्कुल। समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक मिलता है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। अब हमें ये बात सीखनी है कि मौलिक अधिकार जो है न्यायोचित हैं बच्चों, ये बात हमको ध्यान से और सही चीज़ों से समझनी होती है। चलिए आगे चलते हैं। आइए, अब मैं क्या बता रहा था आपको, मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, ये सही बात है, लेकिन अब इसमें से पहला तो गलत है संपत्ति का, ये तो हटा ही दिया गया। 44वां संविधान संशोधन जो किया जाता है उसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया जाता है। कौन कौन से हमारा आंसर सही हो जाएगा? 2 और 3, फिर से आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। मोहनजोदड़ो में, इसे कथनों विचार करना है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिले, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। लोथल गोदी का एक महत्वपूर्ण है या डॉकयार्ड वहाँ पे था, बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा लिपि को पूरी तरह समझा जा चुका है? नहीं समझा गया है आज तक। हड़प्पा लिपि जो है बहुत ऐसी चीज़ हैं जो आज तक पढ़ी नहीं गई है, तो इसमें भी हमारे आंसर हो जाएंगे ये दोनों वाले सही। अब मोहनजोदड़ो के बारे में आपने सुना होगा, या पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अब देखो सिंधी लोगों के साथ क्या होता है, मैं आपको बहुत गजब का फैक्ट बताता हूँ यहाँ से, आप वो स्वतंत्रता से रिलेटेड करके है। जैसे हमारा भारत देश है, ये हमारा भारत देश है बच्चों। ठीक है। तो देखो जब भारत देश का बंटवारा होता है तो यहाँ से तो बंगाल का बंटवारा होता है, ये बंगाल का बंटवारा होता है, यहाँ होता है पंजाब का बंटवारा। ठीक है। मेन जो बड़ा वाला पंजाब है वो इधर रहता है, रह जाता है, और बंगाल इधर चला जाता है। यानी यहाँ से 2 पार्ट होते हैं, एक तो पश्चिमी बंगाल, जिसे हम वेस्ट बंगाल को नाम से जानते हैं, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। एक है बच्चों पूर्वी बंगाल। ये कौन सा बंगाल है? पूर्वी बंगाल। इन्हें पता था कि जब पार्टीशन होगा तो कुछ लोग इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे, तो पूर्वी बंगाल से लोग जो पश्चिम बंगाल में जाते हैं और उनके घर जो खाली किए ना वो पश्चिम बंगाल से आए लोगों ने संभाल लिए थे। सेम कहानी होती है पंजाब वालों की, लेकिन बीच में एक था सिंध प्रांत। उन्हें पता ही नहीं था कि हम लोग पार्टीशन के बाद करेंगे क्या। इनको ये बोल दिया गया भैया देखो सुनो बात ऐसी है कि आज पार्टीशन है, जहाँ जाना है जाओ। ये लोग समझ ही नहीं पाए इनको करना क्या है। इन पर थोप दिया गया कि हम पाकिस्तान में ही रहेंगे, इन पर आप लोग पाकिस्तान में ही रहोगे। इनसे ये नहीं पूछा गया कि भारत में रहोगे या पाकिस्तान। एक ऐसा प्रांत जो अपना दर्द लिए घूम रहा है, ऐसा प्रांत जो ये अपना एक दर्द लिए घूम रहा है, इसे एक्चुअली में पता ही नहीं था जाना कहाँ है। सिंधी लोग जब भागने लगे तो इनके हाथ जो आया ना वो लिए और चल दिए। सिंधी लोगों की आपको खास बात बताता हूँ, ये लोग जब चले थे अपने सिंध प्रांत से तो 8 लोग चले थे। भारत आते आते ये लोग मात्र 3 रह गए, मतलब 5 को तो नरसंहार कर दिया। कुछ लोग मारे गए, कुछ ने आत्महत्या कर ली, ऐसे करके। जैसे मैंने आपको बताया कि बंगाल का विभाजन होता है, बंगाल का विभाजन होता है तो बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल दोनों आपस में लोग क्या होते हैं एडजस्ट कर जाते हैं। पंजाब में भी सेम कहानी। लेकिन सिंध वाले लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? तो वो लोग कहीं हर जगह शिविर बनाकर, कैंप बना के, तंबू लगा के रहे। तो आपने सुना होगा राजस्थान कभी आना हो, राजस्थान जब बस से आओगे जयपुर, तो जयपुर में एक जगह है सिंधी कैंप जो आज का बस स्टैंड है। तो उसी सिंधी कैंप पर लोग कैंप बना के रहे थे, इसलिए वो फेमस है सिंधी कैंप। ठीक है। सिंध प्रांत की जो राजधानी है वो है कराची, और कराची में जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वो सिंधी ही हैं। लेकिन आज उनका जो पतन है वो हो चुका है। तो मेरे देशवासियों, ये हमारे देश के लिए, उस सिंध प्रांत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट घटना रही जब वो पार्टीशन होता है। और विश्व का सबसे बड़ा पार्टीशन होता है जिसमें भारत के लोग पाकिस्तान में जाते हैं और पाकिस्तान के लोग भारत में। विश्व का सबसे बड़ा पार्टीशन, और एक व्यक्ति आता है और एक लाइन खींच के चला जाता है और हमें ऐसे दर्द से भरे जीवन को छोड़ जाता है। जो लोग पार्टीशन का दर्द जानते हैं उन्हें ज़्यादा पता है कि हम तो भारत में थे और भारत में ही रह गए। उन्हें नहीं, हमें इतना आइडिया नहीं है। हमें सिर्फ किताबों से चीज़ों को सीखा है और ज्ञान देने का प्रयास किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया साइटों पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ये नेपाल ने प्रतिबंध लगाया बच्चों। किसने प्रतिबंध लगा दिया? नेपाल ने। नेपाल पूरी तरीके से जल रहा है। नेपाल क्या है, पूरी तरीके से जल रहा है। इसके पीछे ये कारण नहीं है कि 26 सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगा दिया, बल्कि उसके पीछे कारण है मिस गवर्नेंस का होना, मिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का होना, नेपो किड्स का जो धांधली की हुआ पैसा वो खर्च करना। ये सब जनता का गुस्सा लेवल पर, चरम लेवल पर पहुंचा देता है। इसके अलावा वहाँ बहुत करप्शन बहुत ज़्यादा है। 2007 में डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित किया जाता है या बनते हैं। 2007 से लेकर 2025 तक 13 से 14 माह के प्रधानमंत्री चेंज हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की सरकार में कितनी अनस्टेबिलिटी है। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये कर्नाटक बेंगलुरु में प्रारंभ हुई है बच्चों। कहाँ पे प्रारंभ हुई है? ये बेंगलुरु में प्रारंभ हुई है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ क्या है, बेंगलुरु में कैसे प्रारंभ की गई। सफाई कर्मचारियों को ब्रेकफास्ट करने के लिए 1500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 1500 रुपये
सफाई कर्मचारियों को दिए जाएंगे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। सफाई कर्मचारियों को कितने रुपए दिए जाएंगे बच्चों? 1500 रुपये दिए जाएंगे। हाल ही में भारत सरकार ने वर्ष 2025 के लिए किस देश के छात्रों को 1000 ई छात्रवृत्ति देने की घोषणा की? हमारे भारतीय जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जो भारत जाने की प्रयास कर रहे होते हैं, भारत से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कई ऐसे गरीब देश हैं जो हमारे भारत देश में पढ़ने आते हैं, जिनमें से एक है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के स्टूडेंटों के लिए भारत सरकार ने ई छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है, जिसमें 1000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो किस देश को देने की घोषणा की गई है? ये अफगानिस्तान को दी गई है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य के कुकी जो समूह के साथ शांति समझौता किया है? तो ये जो किया है वो किया है मणिपुर। मणिपुर में जो ट्राइब निवास करती है वो करती है कुकी, मैतई और नागा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मणिपुर जल रहा है, आपने ये घटनाएं सुनी होंगी। यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो एन वीरेन, जिन्होंने क्या दिया था? इस्तीफा दिया था। मुख्यमंत्री एन वीरेन, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब 2025 में कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 5 सितंबर को। आपको ये बताना है कि किसकी जन्म तारीख पर मनाया जाता है। आपको बताना है कि वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है। ठीक है, आपको सेशन अच्छा लगे तो आपको दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिए।